चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम अभी तक ये पढ़ चुके थे कि केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है और केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो अब उसमें हमारे पास अभी जो एक बॉन्ड आता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है समझिएगा। हमने बताया था कि कोई भी एटम में बॉन्ड बनता कैसे है, या तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने की वजह से या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र करने की वजह से। तो ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। और एक कौन सा एलिमेंट होता है? एक होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट आपस में एक दूसरे से बाइंड होते हैं, तब जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब कौन सा बॉन्ड की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब हमको समझने की बात यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं। यानी याद रखिएगा कि द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें तो याद रखिएगा टेंडेंसी टू, यहाँ पे क्या था? एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इनके पास गेन करने की एबिलिटी होती है। फिर क्या है, याद रखें, जो गेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल होते हैं, ठीक। और जो एलिमेंट क्या करते हैं? लॉस करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। तो समझने की बात समझिएगा कि यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बेसिकली मेटल्स होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं और ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स। द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किन एलिमेंटों के बीच में बनता है? ये बॉन्ड उनके बीच में बनता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके। तो जो एलिमेंट गेन करते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो लॉस करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब समझने की बात क्या है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो बेसिकली क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं, जो कि कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसे ही मेटल में जो आपके होते हैं वो कौन होते हैं? कैटायन होते हैं। और जो कैटायन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं, उन्हें हम कैटायन कहते हैं। जो नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं उन्हें एनायन कहते हैं। तो क्या आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आया कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोवैलेंट या कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जो गेन करता है वो नॉन मेटल होता है, जो लॉस करता है वो मेटल होता है। एनायन नेगेटिव चार्ज होते हैं, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में उनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो एक बेसिक समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करता है। जैसे अगर हम बेसिक समझें, सपोज दैट हमने ले लिया एक एल्कली मेटल, सोडियम ले लिए, पोटेशियम ले लिए, कुछ भी, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 है।
तो 281 आता है। ऐसे ही 19 होता है तो 2881 आता है। अब समझिएगा, अगर ये इन इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देता है, इनको क्या कर दे, लॉस कर देता है, तो लॉस करने के बाद ये देखिए इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, क्योंकि हम अभी पिछली लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि जब एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने से वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। और जब वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, नॉन मेटल्स में, जैसे हम मान लेते हैं हमने ले लिया Cl माइनस है हमारे पास, सॉरी Cl है केवल, तो क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 का मतलब हो गया 287, ठीक है। या ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो 2 और 6 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मतलब +1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ऐड करने के बाद टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा, कैसे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आप बाहर से ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो जब आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 1 ऐड करने से ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसमें 2 ऐड करने से ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने के बाद ये क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो सोचिएगा कि अगर हम कहें सोडियम से कि सोडियम आपको स्टेबलाइज होना है तो आप क्या करोगे, तो सोडियम की पसंद क्या होगी, सोडियम क्या चाहेगा, सोडियम कहेगा जी मैं तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहूँगा। कोई पूछा क्यों करना चाहोगे, तब वो बताएगा भैया मेरे ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ तो मेरा इनर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जब मेरे इनर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो मैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूँगा और मैं स्टेबल हो जाऊँगा। कोई क्लोरीन से पूछे क्लोरीन जी आप क्या चाहते हैं, तो क्लोरीन कहेगा मेरे तो वैलेंस सेल में 7 है, ये किसी के पास इतनी ताकत, स्टैमिना, पावर नहीं है वो जो मेरे 7 इलेक्ट्रॉन को ले जा सके, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो कि नॉर्मल कंडीशन में किसी एलिमेंट के थ्रू संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तब तो क्लोरीन कहेगा भैया एक आराम से गेन कर लूँगा अगर मैं, तो भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचो अगर सोडियम के पास कौन जाता है, सोडियम गया किसके पास, क्लोरीन के पास, तो सोडियम का कहना क्या है, सोडियम का मतलब है कि 281, क्लोरीन क्या कहेगा 287। अब अगर इन दोनों के बीच में समथिंग समथिंग होता है, ध्यान से समझिएगा, अगर इन दोनों के बीच में समथिंग समथिंग होता है तो सोडियम कहेगा भैया तुम अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ले लो। तो अगर सोडियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो ऐसे कंडीशन में सोडियम Na पॉजिटिव हो जाएगा और आपका क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि गेन करने से तो 2 और 8 आ गया, और यहाँ पर 2 और 8 और 8 हो जाएगा। वैसे तो मेजॉरिटी बच्चे समझ रहे होंगे, फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये प्लस कैसे आया। तो भाई समझो मेरी बात, एक छोटा सा रूल होता है Z = P = E के, मतलब किसी भी एलिमेंट के पास उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर में प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट ये किस कंडीशन की बात करी जा रही है, न्यूट्रल कंडीशन की बात की जा रही है।
कौन से कंडीशन की? न्यूट्रल कंडीशन की। तो अगर उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है उतने सब कुछ है तो ये न्यूट्रल कंडीशन में है। तो न्यूट्रल कंडीशन में अगर मैं कहूँ इसके पास 2, 8, 10, 1, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो ऐसे केस में इसके पास केवल 10 बचेंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब बताओ क्या प्रोटॉन भी 10 हो गए? जी नहीं, प्रोटॉन तो अब भी 11 हैं, तो इसीलिए एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज और एक प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन अपने आप को कैंसिल कर देगा तो भी एक लास्ट में 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, एक प्रोटॉन बचेगा, इसलिए प्लस आता है। यहां अगर हम काउंट करें तो 8, 2, 10, 7, 17, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन है। लेकिन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रॉन के नंबर हो गए 18, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन एक अभी भी बच गया, तो इसलिए एक माइनस चार्ज दिखाते हैं। अब समझने की बात क्या है कि हमेशा अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। और जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है सोडियम और क्लोरीन भी आपस में एक दूसरे को अब खींचेंगे। और जब सोडियम और क्लोरीन, ध्यान रखिएगा ये गैसियस स्टेज में होता है, अब जब ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं तो ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। और कंबाइंड होने का मतलब ऐसा हुआ कि प्लस माइनस दिखाएंगे, बस एक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करने लगते हैं कि भाई मैं तो प्लस हूँ, तू तो माइनस है, चल माइनस और प्लस मिलके समथिंग समथिंग करते हैं, यानी बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके प्लस और इनके माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये आपका एक आयनिक मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है। तो ये बात हुई आयनिक बॉन्ड। और यहाँ इस आयनिक बॉन्ड के अंदर सोचने की बात यह है कि जो एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इस अट्रैक्टिव फोर्स का ही नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया होगा कि अभी भी कोई दिक्कत है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में? ये तो समझ में आई इतनी बात ना।